हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन को। ऑलरेडी हम 2024-25 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, तो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर सी को कंप्लीट देखेंगे, तो सेक्शन सी के बाद हमारा जो 2024-25 का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि आपको ये जो पेपर सॉल्यूशन है वही अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन ए में, सेक्शन सी में जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था? इसमें पूछा गया था, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ वेब प्रोजेक्ट, कि वेब प्रोजेक्ट को लिखने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आपको वो डिस्क्राइब करने थे। क्लियर है? तो पहले देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वेब प्रोजेक्ट को लिखने के लिए। क्लियर है? तो राइटिंग अ वेब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। जब भी आप कोई भी वेब प्रोजेक्ट को लिखते हो तो उसके अंदर हमारे काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपने कोई भी वेबसाइट को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को जानते हैं कि हम इस वेबसाइट को क्यों डेवलप कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए डेवलप कर रहे हैं। हम स्कूल के लिए कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, आखिर डेवलप क्यों कर रहे हैं, और हमारे इसमें कौन कौन से सेक्शंस रहेंगे। लाइक लॉगिन सिस्टम रहेगा, हमारा ऑथेंटिकेशन रहेगा, ऑनलाइन शॉपिंग रहेगा, ब्लॉग्स रहेंगे, कोर्सेज रहेंगे, नोट्स रहेंगे। तो हम इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को गैदर करना है कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है, और उनको एनालाइज करना है कि मुझे इसको मैं बना सकती हूँ या नहीं। लाइक मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास जो पर्सन है अवेलेबल डेवलपर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि इस चीज को ये इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो सब चीजें हम देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। क्लियर है? तो अंडरस्टैंड व्हाट द वेबसाइट शुड डू, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी वेबसाइट करेगी क्या। एग्जाम्पल लाइक इसके अंदर लॉगिन सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन शॉपिंग का रहेगा, ब्लॉगिंग रहेगा। ये सब चीजें हमारी किसके अंदर रहेंगी, इस वेबसाइट के अंदर रहेंगी। तो ये सब चीजें हम किसके अंदर करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर करते हैं। क्लियर है? सेकंड होता है हमारा प्लानिंग। जब आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई है कि भाई हमें इस वेबसाइट के अंदर ये चीजें करनी है, मुझे लॉगिन सिस्टम बनाना है, एक ऑनलाइन शॉपिंग का बनाना है, एक ब्लॉगिंग का बनाना है, एक मुझे वीडियोस का बनाना है। तो मुझे प्लान करना है कि मुझे इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, मुझे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज करना है इन पेजेस को डेवलप करने के लिए, इन फीचर्स को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? तो ये सब प्लानिंग फेज के अंदर आता है कि मुझे लाइक 1 वीक के अंदर मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है, सेकंड वीक के अंदर मुझे ये पार्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो मेरा पूरा पार्ट ही आता है मेरा प्लानिंग के अंदर। डिसाइड पेज फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज, हम डिसाइड करते हैं हमारे कौन कौन से पेजेस हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आप थर्ड आता है आपका डिजाइन। डिजाइन यानी यूआई, यूआई यानी यूजर इंटरफेस, कि अगर आपका वेबसाइट यूजर देखेगा तो उसको किस तरीके की आपकी वेबसाइट दिखेगी, क्या क्या एनिमेशन रहेंगे, क्या क्या कलर्स रहेंगे, क्या क्या चीजें उसे नैव बार फुटर में क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन, की यूजर का इंटरफेस, डिजाइन लेआउट, आपकी वेबसाइट का पूरा लेआउट, कि मेरी वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी। क्लियर? वो सब होता है आपका डिजाइन के अंदर। फोर्थ होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, फ्रंट एंड को डेवलप करते हो, यानी यूआई को डेवलप करते हो, जिसमें आपका स्ट्रक्चर रहता है कि वेबसाइट हमारी पूरी इस तरीके से दिखेगी। उसके सीएसएस यानी स्टाइलिंग कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या एनिमेशन आप ऐड करोगे, वो सब हमारे फ्रंट एंड में रहता है, जिसमें हम यूज करते हैं एचटीएमएल सीएसएस। इंटरनेट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें हमने कर लिया कि हमारा यूजर की वेबसाइट किस तरीके से देखेगी। अब हमें जो यूजर का डेटा है उसको सेव करना है, यानी हम सर्वर साइड पे आ गए हैं। तो वहां आ जाता है आपको बैकएंड डेवलपमेंट, कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर होगा, कौन कौन से सर्वर्स रहेंगे, किस तरीके से कनेक्टिविटी मिलेगी, कहाँ हम डेटा स्टोर करेंगे, क्या क्या एपीआई यूज करेंगे। वो सब चीज आती है हमारी बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर। बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हमें ऑथेंटिकेशन भी आता है। हम लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं तो यूजर को ऑथेंटिकेट करना, कि जो यूजर है वो वैलिड यूजर है कि इनवैलिड यूजर है। वो सब चीजें भी हमारी बैकएंड डेवलपमेंट में आती हैं। तो वो सब चीजें इसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टेस्टिंग। टेस्टिंग में आप क्या करते हो,
टेस्ट करते हो कि जो आपके फीचर्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर होता है कि भाई हमारे फीचर्स वर्क नहीं कर रहे हैं सही से, तो हम क्या करते हैं, लेटर ऑन उसका एक न्यू वर्जन निकाल लेते हैं, अपडेटेड वर्जन निकाल लेते हैं। और जो अपडेटेड वर्जन आता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2.1, ये जो वर्जन आते हैं ये क्यों आता है कि जो प्रीवियस वर्जन में जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो उसको ओवरकम करते हैं नेक्स्ट वर्जन में। तो वो थ्रू किसकी किसकी यानी उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो टेस्टिंग का ही फेज होता है। क्लियर है? जिसमें आप चेक करते हो एरर्स को, बग्स को, टेस्ट फॉर्म को, लिंक को, परफॉर्मेंस को, कि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो सही से काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। ये काम होता है आपका, ये मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका टेस्टिंग फेज होता है। लास्ट होता है आपका डेप्लॉयमेंट। डेप्लॉयमेंट में आप क्या करते हो, सर्वर पे अपनी यानी होस्ट कर देते हो, अपनी जो वेबसाइट है वो आप लाइव कर देते हो कि भाई मेरे यूजर आएंगे, हम उसको यूज करेंगे। अब जो भी दिक्कत आएगी हम साथ के साथ उसको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो ये 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी किसी भी वेब प्रोजेक्ट को लिखने के लिए। रिक्वायरमेंट हो गया हमारा, प्लानिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये फेजेस आपको इन डिटेल में समझाने थे इस क्वेश्चन में, बस आपको यही बताना था। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट फॉर द वेब डेवलपमेंट। कि क्या सिग्निफिकेंस है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का वेब डेवलपमेंट के अंदर। इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, या एक बहुत ऐसा समझ सकते हो कि बहुत क्रूशियल पार्ट है वेब डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि आपको रिसोर्स एक्सेस करनी होती है, वेबसाइट लाइव करनी होता है, डिप्लॉय करना होता है, मेंटेन करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। ये विदाउट इंटरनेट आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सिग्निफिकेंस तो हमें पता है, बट हमें लिखना किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप इस रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप, रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कोई भी लाइब्रेरी हो गई, कोई भी फ्रेमवर्क, एपीआईज, कोई भी पैकेज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है? टेस्टिंग, ऑनलाइन फीचर, रियल टाइम डेटा पे आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे कि यूजर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही। वर्जन कंट्रोल, अगर आपने वर्जन 2.0 निकाल दिया तो आप इसका अपडेटेड वर्जन नहीं निकाल सकते विदाउट इंटरनेट। क्लियर है? लर्निंग एंड अपडेट ट्यूटोरियल को एक्सेस नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं निकाल सकते, अपडेट नहीं कर सकते विदाउट इंटरनेट। डेप्लॉयमेंट, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, सर्वर पे होस्ट करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम उसे होस्ट ही नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइक आप समझिए कि अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसे आप लाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो विदाउट इंटरनेट तो कुछ भी नहीं हो सकता, वेब डेवलपमेंट में नॉर्मल लाइफ में भी कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, जिसमें आपसे पूछा था डिटेल नोट ऑन सीएसएस सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट। आपको सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना था। अब सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट हमारे स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। बट आप कहोगे कि स्टाइलिंग के लिए तो हम नॉर्मली कर पा रहे थे कि आईडी और क्लास का यूज कर रहे थे और स्टाइलिंग कर रहे थे। बट सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट में जब आप स्टाइलिंग करते हो, इसका मेन फीचर क्या है कि आपको एचटीएमएल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट एचटीएमएल को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहला आता है हमारा सीएसएस सूडो क्लासेस। अब सीएसएस के अंदर सूडो क्लासेस क्या होती हैं? अ सूडो क्लासेस इज यूज्ड टू स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट इज इन द स्पेशल स्टेट। कोई भी एलिमेंट जब मेरे स्पेशल स्टेट में है और मुझे उस पे स्टाइल करना है, तो जब मैं करूंगी सूडो क्लासेस का। स्पेशल स्टेट का मतलब क्या है कि मेरा ये बटन है, मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ या जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। दैट इज कॉल्ड स्पेशल स्टेट। कि जब मैं क्लिक करूं तो क्लिक करना क्या है कि स्पेशल स्टेट है उस एलिमेंट की, और जब वो स्पेशल स्टेट में, तब मैं उस पर क्या लगाना चाह रही हूँ, एक स्टाइलिंग लगाना चाह रही हूँ। स्टाइलिंग क्या लगा रही हूँ कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो वो हमारे किसकी हेल्प से हो सकता है, सूडो क्लासेस की हेल्प से हम बहुत इजीली कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एचटीएमएल। एचटीएमएल को हमें बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट सूडो क्लासेस। अब जब भी सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट, इन सब का आता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल होवर।
होवर का मतलब क्या है कि भाई माउस जब उस एलिमेंट पे जा रहा है, मैंने क्या करा कि अगर मेरा जो माउस है उस बटन पे होवर कर रहा है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। कलर का मतलब क्या है, बैकग्राउंड कलर, यानी ये जो बाहर का कलर है ये तो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और जो लिखा हुआ है वो किस से हो जाए, वो व्हाइट से हो जाए। ये जो मैंने हेलो लिखा है ये तो व्हाइट से हो जाए, और हेलो के जो बाहर का है ये क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। होवर होवर मतलब कि जब मैं इस पे माउस लेके जा रही हूँ, तुरंत इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। तो जो स्पेशल स्टेट है वो क्या है, होवर की। तब मैं इस पे होवर कर रही हूँ जब वो स्टाइलिंग मैं कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सूडो क्लासेस। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये है क्या। ये अब ये जो हम करते हैं तभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते कि आप होवर लिखते हो, आप देख रहे हो कि दो सेमी कॉलन लगे हुए हैं। जब भी हम करें कि बटन किस एलिमेंट के ऊपर कर रहे हो, पहले यहाँ लिखा जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, हमारा बटन, देन कॉलन, एंड देन आप जो प्रॉपर्टीज देना चाह रहे हो वो स्पेशल स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आपका एक्टिव। अप्लाई व्हेन क्लिकिंग एन एलिमेंट, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। ये भी हमारा एग्जाम्पल है सूडो क्लासेस का। टेकिंग एन एग्जाम्पल की, लाइक एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि माय नेम इज ऋषा, जैसे ही मैं इस पर होवर कर रही हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड कि हम किसी स्पेशल स्टेट पे उसके उस पे स्टाइलिंग कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द HTML। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आपका विजिटेड। विजिटेड का मतलब क्या, अप्लाई टू लिंक, जब आप किसी भी लिंक के थ्रू विजिट करते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाए। ये भी क्या है, जब आप विजिट करो तो विजिट जब आप करो उसके बाद हो रहा है, तो एक स्पेशल स्टेट के बाद आप क्या करो, स्टाइलिंग कर रहे हो। क्लियर है? तो ये होता है हमारा सूडो क्लासेस की हेल्प से। तो वाई सूडो क्लासेस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्प्रूव करता है ये यूजर का इंटरेक्शन, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव तो बनाएगा ही कि हमें HTML में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रोवाइड विजुअल फीडबैक, नो नीड टू जस्ट यूज जावास्क्रिप्ट, आपको कोई जावास्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। अगर आप नॉर्मली आपने थोड़ी भी वेब डेवलपमेंट करा हो तो आपको पता है कि ये होवर करने का, क्लिक करने का, ये जो स्पेशल स्टेट पर हम स्टाइलिंग करते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट करते हैं। बट यहाँ हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर कर डायरेक्टली कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सूडो क्लासेस, अब नेक्स्ट आता है आपको सूडो एलिमेंट। अब सूडो एलिमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। A pseudo element style a specific part of an element, not the whole element. अभी हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट के एक स्पेशल स्टेट पर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो सूडो क्लासेस। बट एक एलिमेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट को आपको करना है तो तब आप यूज करोगे सूडो एलिमेंट। टेकिंग एन एग्जांपल की, लाइक अभी हम क्या कर रहे थे कि लाइक ये लिखा हुआ था, तो हम जब इस पर क्लिक कर रहे थे इसका पूरा कलर रेड हो जाए। ये हम कर पा रहे हैं सूडो क्लासेस की। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो रेड हो जाए। यानी मैं पूरी एलिमेंट के एक स्पेसिफिक पार्ट पे स्टाइलिंग कर रही हूँ। पूरा एलिमेंट क्या है, अलीशा, इसके एक स्पेसिफिक पार्ट क्या है, ए, उसका एक कैरेक्टर, तो उस पर मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ। वो मैं किससे कर पाऊंगी, सूडो एलिमेंट से। मैं सूडो क्लासेस से ये काम मैं नहीं कर सकती। सूडो क्लासेस पूरी एलिमेंट पे काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे काम नहीं करता। क्लियर है? अब सूडो एलिमेंट में जब हम कर रहे थे एलिमेंट एंड सिंगल कॉलन लगा रहे थे, बट सूडो एलिमेंट में हम क्या करते हैं, दो कॉलन लगाते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पैराग्राफ लिखा है, आप क्या कह रहे हो कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉन्ट साइज, यानी जो उसका साइज है वो 30 पिक्सल हो जाए और कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ऐसे ही आप इस तरीके से कि लाइन में आप क्या कह रहे हो कि जो लाइन है वो बोल्ड हो जाए, उसका फर्स्ट लेटर बोल्ड हो जाए, बिफोर आफ्टर, ये सब आप देख सकते हो कि ये इसकी एग्जाम्पल है। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम है कि कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है हमें जावा इस HTML की। स्टाइल पार्ट ऑफ द कंटेंट इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी, ये सब चीजें। क्लियर है? ये आप पढ़ सकते हो। सिंपल है कि आपको समझ आना चाहिए कि सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट हमारा होता क्या है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या लिखा है, सूडो क्लासेस स्टाइल एलिमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन और स्टेट। कंडीशन के स्टेट के बेस पे, कंडीशन क्या होती है कि जब आप क्लिक करो तब वो काम हो। स्टेट क्या होती है कि जो हम देख देते हैं उसे। तो सूडो क्लासेस स्टेट और कंडीशन पे काम करता है। बट सूडो एलिमेंट क्या करता है, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई स्टेट नहीं होती। हम सिंपल क्या कहते हैं कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है आप उसको रेड कर दो। जरूरी नहीं, इसमें कंडीशन नहीं होती कि आप क्लिक करोगे तब होगा, नहीं, नॉर्मली। ठीक है? पूरे एलिमेंट में नहीं, एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट पे स्टाइलिंग करनी है
सूडो एलिमेंट। क्लियर है? ये हेल्प करता है हमें इंटरैक्टिव क्लीन वेबसाइट बनवाने के लिए। एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल आप इनका यूज करोगे, पूरी स्टाइलिंग एनिमेशन ये सब चीजें बहुत इजीली अपने वेबसाइट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये होता क्या है। आई इस क्वेश्चन में आपको यही सब एक्सप्लेन करना था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, सीएसएस प्रॉपर्टीज फॉर कंट्रोलिंग फॉन्ट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। आपको सीएसएस की वो प्रॉपर्टीज बतानी थी जो फॉन्ट को कंट्रोल करते हैं और उसके सिग्निफिकेंस को आपको एक्सप्लेन करना था। तो भाई सबसे पहला अगर ये पार्ट आता है तो पहले आप सीएसएस को एक्सप्लेन करोगे, सीएसएस के कुछ एग्जांपल्स दोगे, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताओगे, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस पे आओगे। क्लियर है? मैं तो यहाँ आपको डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इन सब चीजों को डिटेल में कवर करा चुकी हूँ। क्लियर है? बट आपको किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? अब मेन पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस पूछे सिंपल की फॉन्ट प्रॉपर्टी से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंस है। अब फॉन्ट फैमिली हमारा क्या बताता है कि जो आपका एलिमेंट है उसका स्टाइल क्या रहेगा। लाइक आप नॉर्मली हमारा एरियल रहेगा, सेंट सेरिफ रहेगा, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली, कि उसका स्टाइल क्या रहेगा आपके लेटर्स का, वो बताता है हमारा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट साइज क्या होता है कि भाई उसका साइज क्या रहेगा, कितना बड़ा कितना छोटा, पिक्सल में रहेगा। क्लियर है? फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इटैलिक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है? फॉन्ट वेट क्या होता है, बोल्डनेस। आप देखते हो वेट का मतलब क्या है, जैसे आप इसका वेट देख रहे हो और इसका वेट देख रहे हो तो कंपैरिजन कर पा रहे हो, इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है, तो दैट इज कॉल्ड वेट, यानी बोल्डनेस उसमें कितनी है। फॉन्ट वेरिएंट फॉर वेंटेड स्मॉल कैप्स का मतलब क्या है कि भाई जो भी आप लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल कर दो, बाकी सब आप क्या कर दो, स्मॉल कर दो। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉन्ट वेरिएंट। क्लियर है? ये जो स्मॉल कैप्स है, स्मॉल कैप्स का मतलब ये है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी क्या है, सीएसएस की वो प्रॉपर्टीज है जो फॉन्ट्स को कंट्रोल करती है। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो। एक पैराग्राफ लिख दो सिंपल, अब पैराग्राफ में ये प्रॉपर्टीज लगा के दिखा दो कि हमने उसका फॉन्ट फैमिली क्या लिया, एरियल है, फॉन्ट साइज इतना कर दिया, फॉन्ट वेट इतना कर दिया है। बोल्ड भी कर सकते हो या फॉन्ट वेट दे भी सकते हो कि मुझे फॉन्ट वेट इतना रखना है। क्लियर है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। ये इम्प्रूव करता है हमारी रीडेबिलिटी को, इनहेंस करता है यूजर के एक्सपीरियंस को, और जो हमारी वेबसाइट है वो क्या लगती है, एक प्रोफेशनल लुक देती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन छोटा सा ही था, बट आपको 7 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से इसको बड़ा करना है। तो मैंने आपको बता दिया, सीएसएस बताओ, सीएसएस की प्रॉपर्टीज बताओ, जो भी आपको सीएसएस के बारे में पता है वो सब चीजें बता दो, दो तीन एग्जांपल दे दो। देन उसके बाद आप आओ मेन पॉइंट पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब ये फॉन्ट फैमिली मैंने आपको बता दिया कि क्या कर जाता है, स्टाइल बताता है कि आपका जो लेटर है वो किस तरीके से दिखेगा, उसकी स्टाइलिंग बताता है। पूरे पैराग्राफ में लिखो, दैनिक एग्जाम्पल दो, उसके बाद तभी आपके 3 पेज बनेंगे, अदरवाइज ये तो आधे पेज का भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड पर्पस ऑफ यूआरएल इन नेटवर्किंग। आपको बताना था कि यूआरएल का आपका क्या क्या स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या पर्पस होता है नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूआरएल होता क्या है। यूआरएल के फुल फॉर्म होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल होता क्या है, ऑल ओवर द इंटरनेट आपको किसी रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, उस रिसोर्स का एड्रेस। वो आपको कौन देता है, यूआरएल। एज सिंपल एज दैट। अगर आप गूगल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास गूगल का एड्रेस होना चाहिए, तो वो एड्रेस आपको कौन देता है, यूआरएल। आप यूआरएल की हेल्प से ऑल ओवर द इंटरनेट किसी भी रिसोर्सेज के एड्रेस पर पहुंच जाते हो। www.google.com, तो गूगल पे पहुंच जाते हो। www.google.com है क्या, यूआरएल। वो आपको क्या बता रहा है, ऑल ओवर द इंटरनेट वहां तक आपको पहुंचा रहा है, यानी वो क्या दे रहा है, रिसोर्स के एड्रेस हमें देता है। इट टेल वेयर टू रिसोर्स इज लोकेटेड, बताता है ऑल ओवर द इंटरनेट हमारी रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट यूआरएल। अब यूआरएल हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना होता है रिसोर्सेज को। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट डेटा को। ठीक है? वेब पेजेस को, फाइल्स को, वीडियोस को एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल की नीड पड़ती है। यूआरएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के अंदर, ये सेवरल इसके रीजंस हैं। क्लियर है? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपके यूआरएल का,
तो यूआरएल हैज मैनी पार्ट्स। यूआरएल के हमारे काफी सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रोटोकॉल, देन होस्ट नेम, देन पाथ होता है। तो सबसे पहले होता है आपका प्रोटोकॉल। आप देखते हो एच टी टी पी ये क्या होता है? ये होते हैं प्रोटोकॉल कि आपका जो ब्राउजर है वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है इसमें, कि हाउ डेटा, और ये बताता है कि डिफाइन करता है कि आपका डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो ये हमें कौन बताता है? प्रोटोकॉल। समझ आया? जैसे मैंने आपको बताया एचटीटीपी क्या होता है, नॉर्मल वेब पेजेस के लिए होता है। इसका सिक्योर वर्जन एचटीटीपीएस। एफटीपी यानी आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मेल टू यानी ईमेल, कि आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू मेल टू हो रहा है, मतलब ईमेल के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो हमें क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ब्राउजर को सर्वर से। क्लियर है? नेक्स्ट होता है आपका होस्ट नेम। प्रोटोकॉल हो गया कि आप समझिए कि नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, प्रोटोकॉल हो गया आपका रोड, कि आपका रोड कैसा है, सेफ रोड है कि अनसेफ रोड है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। होस्ट नेम, आप उस रोड के थ्रू कहाँ जाना चाह रहे हो, कौन कौन सी जगह जाना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम, कि किस बिल्डिंग को पे आप जाना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम। पाथ जाने का क्या है, ठीक है, अब आप वहां पहुंच गए बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे आपको कौन से फ्लोर पे जाना है, दैट इज कॉल्ड पाथ। क्लियर है? एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि आप किस नॉर्मल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझे तो प्रोटोकॉल क्या है? रोड, जिस रोड से आप जा रहे हो वो रोड कैसा है, रोड आपका सेफ है कि अनसेफ है। क्लियर है? देन होस्ट नेम, उस रोड के थ्रू आप कहाँ जाना चाह रहे हो, आप किसी बिल्डिंग में जाना चाह रहे हो तो वो बिल्डिंग का एड्रेस क्या है, वो किस जगह है, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम। देन पाथ क्या है कि आप उस बिल्डिंग पे पहुंच गए, अब उस बिल्डिंग पे कौन से फ्लोर पे आपको जाना है, दैट इज कॉल्ड पाथ। तो ये पूरा होता है यूआरएल का स्ट्रक्चर। अगर हम इन जनरल बात करें तो प्रोटोकॉल तो हमने समझ लिया। अब होस्ट नेम क्या आता है, यानी डोमेन नेम, उस सर्वर और उस वेबसाइट का नेम जहां आप जाना चाहते हो। www.google.com, google.com क्या है? होस्ट नेम, कि मुझे वहां उस वेबसाइट का नाम है या उस सर्वर का नाम है जहां मैं जाना चाहती हूँ। क्लियर है? और ये क्या करता है, ये आईपी एड्रेस को यूजिंग डीएनएस, ये कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस को डीएनएस में, यानी डोमेन नेम सर्विस। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो न्यूमेरिक होता है, इतना बड़ा होता है, लाइक 1 1 2 3 पॉइंट ऐसे कुछ करके होता है, बहुत लंबा आईपी एड्रेस होता है। तो हम आईपी एड्रेस को मेमोराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहली बात तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम कहाँ तक रखते हैं, नहीं याद हो पाती। तो ये क्या करता है, ताकि हमें याद रहे कि हमें किस होस्ट नेम को याद रखने के लिए हमने क्या करा, उसको इजियर वे में याद, नंबर में नहीं याद कर सकते तो हम क्या करें, उसको होस्ट नेम के नाम से याद कर लेते, लाइक एग्जाम्पल.com, google.com, amazon हो गया। तो ये सब क्या है, ये होस्ट नेम है। क्लियर है? पोर्ट नेम क्या होता है, ये ऑप्शनल पार्ट होता है, आइडेंटिफाई करता है कि सर्वर की आपका जो सर्विस है वो कौन से सर्वर पे रन कर रही है। अगर एचटीटीपी का आप यूज कर रहे हो, प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट होता है। प्रोटोकॉल एचटीटीपी यूज करो तो पोर्ट नंबर 80 होता है, उसका पोर्ट 443 होता है, इसका 21 होता है। क्लियर है? ये तो सिंपल है। अब नेक्स्ट ये होता है आपका पाथ। पाथ मैंने आपको बताया कि आपको जाना कहाँ है, बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे जाना है, तो वो यही बताता है। लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनसाइड द सर्वर, एक हमारे पास बहुत बड़ा सर्वर है, सर्वर के अंदर जो आप रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो वो है कहाँ, वो बताता है आपका पाथ, कि आपके जो सर्वर है ये रहा आपका पाथ, ये रही आपकी रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड पाथ। क्लियर है? कि फोल्डर के अंदर page.html में आपके जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, प्रॉपर आपको पाथ बताता है। नेक्स्ट होता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, ये क्या करता है, डेटा सेंड करता है सर्वर पर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सिंपल अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल क्या है आपका, सिक्योर कनेक्शन, जो आपको सिक्योर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। होस्ट नेम यानी गूगल सर्वर के जैसे www.google.com, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम। पोर्ट नेम, आप क्या यूज करो, एचटीटीपीएस यूज करो तो उसका पोर्ट। पाथ क्या होता है, रिसोर्स आपकी कहाँ अवेलेबल है। क्वेरी क्या होता है कि भाई, क्वेरी क्या होता है, आपको डेटा को, डेटा सेंड करता है आपका डेटा किस पे, सर्वर पर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर अब इसके पर्पस की बात आती है, तो पर्पस इसके क्या है, मेन पर्पस देख लेते हैं। सबसे पहले रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, भाई हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने में इसकी जरूरत पड़ती है यूआरएल की। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, जब हम क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट यूआरएल पे, तो हम उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, ताकि वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकें या एक्सेस कर सकें। तो वहां हमें यूआरएल की जरूरत होती है, डेटा ट्रांसफर में, राउटिंग में, सर्विसेज को एक्सेस करने में। क्लियर है? तो ये इसके मेन पर्पस हैं, मतलब इन पर्पस की वजह से हम यूआरएल को नेटवर्किंग के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप
होप आपको समझ आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे यूआरएल की, वो हम बता सकते हैं कि ये इजी एक्सेस है, रिसोर्स इजीली एक्सेसिबल है। इसकी वजह से यूआरएल की वजह से हम पूरे ऑल ओवर द इंटरनेट में बहुत इजीली रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है ये वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं है कि लाइक आप यही यूज कर पा रहे हो या एक स्टेट के अंदर यूज कर पा रहे हो, नहीं। सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पे, एसेंशियल होता है इंटरनेट के बीच में। जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो यूआरएल की बहुत जरूरत हमें पड़ती है। क्लियर है? इन सिंपल आप देख सकते हो कि यूआरएल एक स्ट्रक्चर एड्रेस है जो स्पेसिफाई करता है हाउ एंड वेयर रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस ऑल ओवर द इंटरनेट या ऑन अ नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन में, कम्युनिकेशन में, डेटा ट्रांसफर में, जब हम क्लाइंट और सर्वर के बीच बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ आईनेट एड्रेसिंग इन जावा नेटवर्किंग। अब आईनेट एड्रेसिंग हमारा होता क्या है ये देख लेते हैं। आईनेट एड्रेसिंग हम जावा के अंदर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। जब भी हमें अपने कंप्यूटर का एड्रेस फाइंड आउट करना होता है तो हम आईनेट एड्रेसिंग की हेल्प से कर पाते हैं। ये हम जावा के अंदर यूज करते हैं। आईनेट एड्रेसिंग इज जावा क्लास यूज टू हैंडल आईपी एड्रेस को हैंडल करने के लिए हम आईनेट एड्रेसिंग का यूज करते हैं। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंस बता दिया, बट आपको क्या करना है, आईनेट एड्रेसिंग के बारे में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में, जो हमारी वन शॉट है जिन्होंने मैंने डिटेल में काफी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको वो देखनी है। और जो मैंने आईनेट एड्रेसिंग के बारे में सब पढ़ा आपको वो सब लिखना है, उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंस लिखनी है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करता है, रिजॉल्व करता है होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। वही है कि भाई आईपी एड्रेस क्या होता है, हमारा न्यूमेरिक होता है, तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं याद रख पाती तो वो क्या करता है, उसको होस्ट नेम में कन्वर्ट करता है ताकि हम लोग याद कर पाए। क्लियर है? उस चीज को रिजॉल्व करता है। सपोर्ट करता है IPv4 और IPv6 को। हेल्प करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में। यूज इन सॉकेट्स एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं और हेल्प करते हैं वेबसाइट से कनेक्ट होने में। तो ये काफी सारे इसके इंपॉर्टेंस है किसके, आईनेट एड्रेसिंग के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल सेटअप ऑफ नोड.जेएस। ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें सेटअप बताना था कि नोड.जेएस का जो हम सेटअप करते हैं वो किस क्या क्या स्टेप्स के अंदर हम फॉलो करते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर सेटअप करके दिखाया, वो आपको यूनिट 4 में मिल जाएगा वीडियो, वो आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, डिटेल नोट ऑन एनपीएम एंड इट्स फंक्शनैलिटी। आपको क्या बताना था कि एनपीएम क्या होता है, उसके बारे में आपको सब चीजें बतानी थी और उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले एनपीएम की बात कर लेते हैं। एनपीएम होता क्या है? एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम की फुल फॉर्म क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। अब पैकेज क्या होता है? पैकेज एक तरीके से समझ ली एक बंच ऑफ कोड रहता है जहां हमारे सारे कोड अवेलेबल रहती है। क्लियर है? अब एनपीएम कहाँ से आया है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, प्रॉपर हम देख लेते हैं। इट इज अ टूल यूज्ड विद नोड.जेएस। जब आप नोड.जेएस को इंस्टॉल करते हो तो आपका एनपीएम पैकेज ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो नोड जेएस है, एनपीएम जो है वो नोड जेएस का पार्ट है। क्लियर है? डाउनलोड करने में, इंस्टॉल, अपडेट, मैनेज, ये सब चीजों में हमारा काम आता है। अब ये जो नोड जेएस है, एक तरीके से आप समझ लीजिए नोड जेएस हमारे एक ऐप स्टोर या हमारा प्ले स्टोर की तरह है, जहां आपको सारे कोड अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई जॉब का मुझे चाहिए, कि मुझे जो एक प्रॉपर मुझे कोड चाहिए, मुझे कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए अपने वेबसाइट के अंदर, अपने कोड के अंदर, तो मुझे फंक्शनैलिटी प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है कि मुझे स्क्रैच से लिखना पड़े। मैं क्या करूंगी, एनपीएम पे जाऊंगी, वहां बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है। मुझे अपनी फंक्शनैलिटी देखने की कौन से पैकेजेस में अवेलेबल है, जस्ट उसको इंपोर्ट करना और वो फंक्शनैलिटी में डायरेक्ट यूज कर पाती हूँ। ये पूरा काम होता है एनपीएम का। तो यहाँ आपको क्या है, ये आपको एक तरीके से ऐसे कर रहा है कि आप प्ले स्टोर पे जा रहे हो, जस्ट आप डाउनलोड करो, आपको उसके पीछे का नहीं पता, आपको कोई जो ऐप है वो उसको स्क्रैच से नहीं करना कोई काम, जस्ट आपको डाउनलोड करना और अपना खेलना स्टार्ट कर देना है। इसी तरीके से एनपीएम हमारा काम करता है। क्लियर है? व्हेन यू इंस्टॉल नोड.जेएस, एनपीएम इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। पैकेज क्या होता है? पैकेज मैंने अभी आपको बताया, एक बंच ऑफ कोड रहता है। पैकेज इज ए रेडीमेड पीस ऑफ कोड रिटन बाय अदर डेवलपर। पैकेज क्या है? कैसा कोड है जो पैकेज क्या है? कैसा रेडीमेड कोड है या एक बंच ऑफ कोड है जो जिसमें कोड लिखा हुआ है बट मैंने नहीं लिखा हुआ, वो किसी और डेवलपर ने लिखा हुआ है जिसने उस फंक्शनैलिटी को डेवलप किया है। एग्जाम्पल जैसे एक्सप्रेस हो गया, रिएक्ट हो गया, ये क्या है? पैकेज है। रिएक्ट आप डायरेक्टली यूज कर पाते हो, रिएक्ट के अंदर इतनी फंक्शनैलिटी आप सब यूज कर पाते हो, बट
वो आपने कोड लिखा है, मैंने लिखा है? नहीं, वो किसी और डेवलपर ने लिखा है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, जस्ट हम उसको यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है? एनपीएम क्या करता है, हमारा सेव टाइम करता है, क्योंकि हमें कोई भी कोड स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? अब एनपीएम के हमारे तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है एनपीएम रजिस्ट्री। ये क्या आता है, एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ पैकेजेस के लिए डेटाबेस है, जहां हमारे सारे पैकेजेस क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ फ्री पैकेजेस अवेलेबल। एनपीएम रजिस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां आपको सारे पैकेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट आपको वहां जाना है और अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट एनपीएम सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप यूज करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, जहां आप किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पे जो भी आप कमांड देते हो वो रन होती है। इसी तरीके से एनपीएम सीएलआई यूज होता है एनपीएम कमांड को रन करने के लिए। पैकेट डॉट जेसोन क्या है, ये हार्ट है आपके एनपीएम के प्रोजेक्ट का। क्या करता है, ये सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी, सब चीजों को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट है, एनपीएम रजिस्ट्री डेटाबेस की तरह जो सारे पैकेजेस को स्टोर करके रखता है, एनपीएम सीएलआई जो जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एनपीएम कमांड को रन करते हैं। पैकेज डॉट जेसोन क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी डिपेंडेंसीज को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। क्लियर है? अब इम्पोर्टेंस एनपीएम फंक्शनैलिटी। सबसे पहले इंस्टॉलिंग पैकेज, जब भी आपको इंस्टॉल करना हो पैकेज को, जस्ट एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको लिखकर आने थे। क्लियर है? तो ये आप पढ़ लेना। मैनेजिंग मैनेज करता है ये साइड डिपेंडेंसीज को, क्रिएट करता है एनपीएम डॉट जेसोन फाइल, अपडेट करता है पैकेजेस को, रिमूव करता है, रन करता है स्क्रिप्ट्स को। तो ये सब इसके सारी फंक्शनैलिटीज होती है। वर्जन को कंट्रोल करता है, डिपेंडेंसी को मैनेज करता है कि मेन डिपेंडेंसी, सब डिपेंडेंसीज जो लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, कि हमारे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उस सब चीजों को भी मैनेज करता है। तो ये इसकी सैवल क्या है, फंक्शनैलिटी है। क्लियर है? आप इसको पढ़ोगे तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतना ही बताना था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा था, हाउ एचटीटीपी सेशन इज यूज फॉर सेशन ट्रैकिंग इन सर्वलेट। कि सर्वलेट के अंदर हम एचटीटीपी सेशन ट्रैकिंग के अंदर किस तरीके से यूज करता है, आपको वो एक्सप्लेन करना था। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सेशन ट्रैकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एचटीटीपी जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, कि अगर हमारा यूजर एक बार एंटर कर गया तो हम ये यूजर की स्टेट हम क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते। हमें पता ही नहीं रहता कि यूजर अब कहाँ है, कहीं और। अगर दोबारा यूजर वो नेक्स्ट पेज पे हमारा यूजर स्विच करेगा, तो हम उसे ट्रीट करेंगे कि वो हमारा न्यू यूजर ही है, जबकि वो पहले लॉगिन कर चुका है। बट क्योंकि हम उसकी स्टेट को स्टोर नहीं कर रहे, तो हमें पता ही नहीं कि वो पुराना वाला ही यूजर है। क्लियर है? तो सर्वर डज नॉट रिमेम्बर द यूजर। इसमें यूजर को याद ही नहीं रहता कि, भाई सर्वर को याद नहीं रहता कि ये मेरा पुराने वाला यूजर है जिसने अभी लॉग इन किया था। नहीं, अगर आपने स्टेट चेंज करी तो वो यूजर को भी भूल जाता है। ये हर रिक्वेस्ट को वो ट्रीट करता है एज ए न्यू रिक्वेस्ट। अगर आपने यूजर ने लॉगिन किया और मूव कर गया वो नेक्स्ट पेज पे, सर्वर भूल जाता है कि ये वही यूजर है जिसने अभी लॉगिन किया। अगर आप न्यू पेज पे गए तो वो आपको एज ए न्यू यूजर की तरह ट्रीट करेगा। दैट इज कॉल्ड एचटीटीपी का सेशन प्रोटोकॉल, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, सेशन ट्रैकिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर पा रहे हैं, कि हम अपने यूजर के स्टेट को याद कर पा रहे हैं, या यूजर की इंफॉर्मेशन को याद कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हमारा यूजर ये है। लाइक जैसे लॉगिन सिस्टम में हो गया, शॉपिंग कार्ट में हो गया, ऑनलाइन एग्जाम में हो गया। तो दैट इज कॉल्ड सेशन ट्रैकिंग। जब आप एंटर करते हो तो वो क्या कर देता है, एक सेशन क्रिएट कर देता है यूजर के लिए। जब वो एग्जिट कर जाता है तो वो सेशन क्या हो जाता है, हमारा डिलीट हो जाता है, या आप वो वैनिश हो जाता है। क्लियर है? अब व्हाट इज एचटीटीपी सेशन। अब एचटीटीपी सेशन क्या है, एचटीटीपी सेशन इज एन इंटरफेस इन सर्वलेट एपीआई, जो हम यूज करते हैं स्टोर यूजर डेटा सर्वर पर। जो हम डेटा को यूजर के डेटा को जो स्टोर करते हैं सर्वर पर, वो हम एचटीटीपी सेशन की हेल्प से करते हैं। ट्रैक करते हैं यूजर को कि वो भाई कहाँ कहाँ विजिट कर रहा है। वन सेशन वन यूजर, एक यूजर के लिए एक सेशन क्रिएट होता है। वर्किंग क्या होती है इसकी, सर्वर क्रिएट करता है सेशन, जैसे ही लॉगिन करा आपने तो आपका सेशन क्रिएट हो गया।
क्लियर है? आपको प्रॉपर एक सेशन आईडी मिलती है। देन आप करते रहोगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट, आप अपना काम करोगे, जस्ट वो एट द एंड जब आप एग्जिट करोगे तो आपका जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्लाइंट सेंड आईडी बैक ऑन ईच रिक्वेस्ट। क्लाइंट क्या करता है, अपनी आईडी को बार बार हर बार सेंड करता है जब वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर इसकी वर्किंग होती है। क्लियर? ये इसका एग्जाम्पल है एचटीटीपी सेशन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? ये आपका सिक्योर है, इजी टू यूज है और सर्वर कंट्रोल है। सर्वर इस यानी पूरा सर्वर पर इसका कंट्रोल है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका स्टैंडर्ड एक्शन इन जीएसपी एंड देयर एप्लीकेशंस। आपको क्या बताना था कि जीएसपी के अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड एक्शंस होते हैं और उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एक्शंस हमारे प्री डिफाइन होते हैं जीएसपी के अंदर। कौन कौन से होते हैं? प्रोवाइड बाय जीएसपी। दे आर यूज टू, किस चीज के लिए हम इनको यूज करते हैं? जो ये एक्शंस है प्री डिफाइंड जीएसपी टैग से, हम इनको क्यों यूज करते हैं? कंट्रोल करने के लिए, रिक्वेस्ट फ्लो को इंक्लूड, किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, जावा बीन्स को यूज करने के लिए, पास करने के लिए डेटा, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर अगर आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो आप ये जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट है इसके, उनका यूज करते हैं। ठीक है? और इसका जो फॉर्मेट होता है ये क्या होता है? जेएसपी। क्लियर है? अब वाई स्टैंडर्ड एक्शंस आर यूज, हम स्टैंडर्ड एक्शन का यूज ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि रिड्यूस करता है ये जावा कोड को, मेक जेएसपी पेज क्लीन एंड रीयूजेबल बनाता है, सपोर्ट करता है कोड को, इंप्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस। क्लियर है? ये इसकी सेवरल एडवांटेजेस है। अब कॉमन जेएसपी स्टैंडर्ड एक्शंस हमारे हैं क्या क्या? सबसे पहला जेएसपी कॉलन इंक्लूड, यानी आप जेएसपी को इंक्लूड कर रहे हो अपनी फाइल के अंदर। इंक्लूड अनदर जेएसपी फाइल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जब आप जेएसपी फाइल को इंक्लूड कर रहे हो अपने पेज के अंदर, तो ये आपका पहला स्टैंडर्ड एक्शन है जेएसपी जो आपको प्रोवाइड कराता है। इसका सिंटेक्स क्या है? जेएसपी के अंदर इंक्लूड करो पेज, और कहाँ इंक्लूड करो? उसका पाथ प्रॉपर। क्लियर है? ये कॉमन एग्जांपल यूज, कॉमन हेडर फुटर नेविगेशन बार में हम इसका यूज करते हैं जब हमें कोई भी चेंजेस वगैरह करने होते हैं। क्लियर है? तो ये आपका पहला स्टैंडर्ड एक्शन। दूसरा है जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू अनदर पेज। आप रिक्वेस्ट करते हो अनदर पेज की विदाउट रिटर्निंग टू द करंट पेज, बिना रिटर्निंग की करंट पेज के, तो आप क्या करते हो? जीएसटी फॉरवर्ड का यूज करते हो। ठीक है? रिडायरेक्ट करता है ये आपको, लॉगिन के बाद एरर को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है कि जब आप अनदर पेज पे मूव कर रहे हो तो उस चीज को भी पूरा कंट्रोल करता है। ये पैरामीटर हो गए। क्लियर है? अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एक्शंस क्या है? इंक्लूड रियूजेबल यूआई कंपोनेंट, यानी फॉरवर्ड का नेविगेशन कंट्रोल, पैरम यानी डेटा को पास करना, यूज बिन यानी बिजनेस लॉजिक्स को यूज करना। तो हम इसके ये सेवरल एप्लीकेशन है जहां हम जीएसपी का यूज करते हैं। क्लियर है? सेट प्रॉपर्टी यानी डेटा को स्टोर करना, गेट प्रॉपर्टी यानी डेटा को डिस्प्ले करना। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो उसके एक्शंस पे डिपेंडेंसी है, कि जो आप एक्शन परफॉर्म करोगे वो एप्लीकेशंस यानी वो चीज वो परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये 2024-25 का जो पेपर है वो क्लियर होगा। हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। क्लियर है? तो आपको ये पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां ही आपको अवेलेबल होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन पर बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि यहाँ हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं हम, तो आपको वो वन शॉट में ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो किसी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।